हाँ जी बच्चों, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है बच्चों? चेकिंग ऑफ एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस करते हैं थ्रू प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स। हमने उन्हें पहले से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए सेट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, और उसके बाद उनको जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उससे उसे चेक करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय में कितना पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने पहले से एम्प्लॉय के लिए बता दिया कि आपको वन डे में 100 यूनिट्स बनाने हैं। अगर अब उसने 800 यूनिट्स बनाए हैं तो हम उसे बताएंगे कि भैया जो 200 यूनिट्स कम बनाए हैं उसमें आपकी कहाँ गलती रही, किन कारणों से आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ पे उसकी आपने वेस्टेज की, ताकि वो आगे इम्प्रूव कर सके, आगे वो डेवलप कर सके। इसके अलावा जो पहले जो प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को पहले ही बता दिए जाते हैं, उनके सुपीरियर को पहले ही बता दिए जाते हैं, सुपीरियर को बताया जाता है पहले, ताकि वो उन्हें फीडबैक दे सके कि भैया आपने कहाँ कमी की है। इसके अलावा ये जो हम जो कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। फॉर्मल मतलब उसे पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी चेकिंग होगी। इनफॉर्मल मतलब आपके इनफॉर्मल सोर्सेज मतलब जो उसे बिना बताया उसकी चेकिंग हो रही होती है कि वो कैसा काम कर रहा है। इसके अलावा जो इसके अंदर हमारा क्या होता है, प्री डिटरमिन्ड प्रोसेस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, हम प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं पहले से, यानी कि पहला स्टेप होता है प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड बना देना। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? अप्रेजल परफॉर्मेंस, उसकी जो उसने काम किया उसको चेक करना और उसको फीडबैक देना कि आपने कहाँ गलती की है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो कहाँ कहाँ हमारे काम आता है? प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, और उसे असाइनमेंट, एम्प्लॉय को असाइनमेंट्स देने के लिए। तो ये हमारे काम आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अगला है हमारा स्टेप कंपनसेशन। अगर हम बात करें कंपनसेशन की, लास्ट स्टेप है हमारा स्टाफिंग में। तो अगर हम बात करें कंपनसेशन की तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, एक बार सारे स्टेप्स हो गए कि एम्प्लॉय को क्या प्राइस, यानी एक तरह कंपनसेशन का प्राइस पेड टू एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विसेज, प्राइस पेड टू एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विसेज। अगर हम बात करें कि ये कैसे डिसाइड होता है तो ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी की फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी की फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर। इसके अलावा और क्या देखी जाती है यहाँ पे? कंपटीटर्स क्या दे रहे हैं सैलरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीटर क्या सैलरी दे रहे हैं, कहीं पता चले कि हमने उसको अच्छी सैलरी नहीं दी और कुछ टाइम के बाद वो हमारे कंपटीटर के पास चला गया हमारा एम्प्लॉय। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की रेगुलेशन देखनी होती है कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेस आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देने ही देने हैं इतने, तो हमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी साथ में देखनी पड़ेगी। कई जगह पर जो ट्रेड यूनियंस भी बहुत होती है तो उन्हें भी हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है कंपनसेशन डिसाइड करते वक्त। इसके अलावा बच्चों आपको जो कंपनसेशन होती है वो कुछ आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जो कैश में दिया जाता है, जो उनका पैकेज होता है, सैलरी, वेजेस, बोनसेस। इसके अलावा उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के फॉर्म में भी आपका पे पैकेज होता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे उनको एक हॉलिडे पैकेज दे दिया, उनको फ्री होम दे दिया, मतलब कि रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी। तो ये इस तरह से हमारा पे पैकेज डिसाइड होता है और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है उसे कंपनसेशन में, क्योंकि अगर आप उसे एक फेयर कंपनसेशन नहीं देंगे तो वो आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप उसे सेटिस्फाइड रखते हैं तभी होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने पूरे सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं स्टाफिंग प्रोसेस के। मुझे अब आपको उम्मीद है आपको पूरा पता चल चुका होगा कि चैप्टर किस बारे में, आप नोट कीजिए। और साथ में एक बार मैं अब आपको बताता हूं कि आपके कौन कौन से स्टाफिंग प्रोसेस के 8 स्टेप अब आपको पूरे याद हो गए होंगे। स्टाफिंग प्रोसेस के 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं बच्चों? याद करने का तरीका है ERP, ERS, PTP स्क्वायर C, ERS PTP स्क्वायर C, ERS PTP स्क्वायर C, ERS PTP स्क्वायर C। ये क्या है बच्चों? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। बोलिए मेरे साथ, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। R रिक्रूटमेंट,
एक बार आपने एस्टिमेट कर लिया कि भैया हमें कितने इंप्लॉयज चाहिए, अगर हम अंडर स्टाफ है तो हमें एम्प्लॉयमेंट भर्ती करनी पड़ेगी, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, सिलेक्शन। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। हमें देखना है किनको हमें सिलेक्ट करना है, इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। हर थ्रू टेस्ट इंटरव्यूज हम अपने एम्प्लॉयज को हम लोगों को हटाते रहते हैं जो अपने पूल बनाया था, और उसमें बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेस करना मतलब कि उस एम्प्लॉय को उसकी जॉब बताना कि ये है, और उसे ओरिएंटेशन देना, सबसे फैमिलाइज कराना एम्प्लॉय से, सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से। टी इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देना जॉब, ताकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी नॉलेज बढ़े और उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बढ़े, ताकि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ताकि उसकी डेवलपमेंट हो, वो आगे अपना आगे की जो फ्यूचर की पोजीशन है, हायर पोजीशन का है, वो कैपेबल हो सके। पी इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टैंडर्ड सेट करना और उसको देखना कि उसने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम किया है या नहीं किया। एंड देन पी के बाद आपका फिर से है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद अगेन पी है आपका, अगेन पी है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, कि भैया उसकी आपकी जो परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही है तो उसे प्रमोशन दी जाए। एंड लास्ट सी इज कंपनसेशन। तो मुझे उम्मीद है बच्चों 2-3 बार रिपीट बोलिए मेरे साथ, ERS PTP स्क्वायर C, ERS PTP स्क्वायर C अपने आप याद हो जाएगा। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। तो जो ये हमने स्टेप्स कर लिया, 8 स्टेप्स है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।